नमस्कार दोस्तों, कहो कहानी इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी मेरे साथ। तो चलिए आज की कहानी को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम लक्ष्य चौधरी है और जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे और मेरे दोस्तों के साथ घटित हुई थी। दोस्तों, कुछ चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती लेकिन वो बस महसूस होती हैं। जैसे हवा हमें दिखाई नहीं देती लेकिन वो है, ऐसे ही कुछ अच्छी बुरी ताकतें, आत्मा, प्रेत ये दिखाई नहीं देते लेकिन इनका वजूद है। आत्माओं की दुनिया में सबसे खतरनाक होती हैं अतृप्त आत्माएं, जो अपनी वासनाओं की वजह से भटकती रहती हैं और अगर कोई उनके चंगुल में फंस जाए तो उसको आसानी से जाने नहीं देती। आज की कहानी भी एक ऐसी ही घटना के बारे में है। उन दिनों मैं एक कंपनी में नोएडा काम किया करता था। वहाँ मेरे दो साथी थे, रचित और हर्ष। एक रोज रचित ने हम दोनों को अपने साथ अपने गांव चलने को कहा। उसका गांव अरावली की पहाड़ियों में राजस्थान में था। गांव के आसपास ही घूमने की काफ़ी अच्छी जगह थी और मुझे और हर्ष को घूमने का काफ़ी शौक भी था। तो हम सब ने एक सप्ताह की छुट्टियां ले ली और रचित के साथ उसके गांव चले गए। उसका गांव बहुत ही अच्छा था। आसपास और पास के शहर में कई घूमने की जगह थी। 3-4 दिन हम कई ऐतिहासिक किले और प्राकृतिक सुंदर जगहों पर घूमते रहे। अगस्त का महीना था तो बारिश की वजह से उसके गांव में चारों तरफ हरियाली थी। उस रोज हम सब ने प्लान बनाया कि गांव के पास ही एक जगह है जो जंगल में कुछ दूरी पर है और पास में ही तालाब है। वहां हम रात को कैंपिंग करेंगे और छोटी सी पार्टी करेंगे। तो प्लान के हिसाब से हम तीनों कार लेकर उस जगह पर पहुंच गए। उस दिन पूर्णिमा की रात थी तो चारों तरफ चांदनी बिखरी हुई थी। चांदनी रात में वो जगह काफी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। जब हम उस जगह पर पहुंचे तो वहां कुछ जलने की बदबू आ रही थी। चारों तरफ कुछ हल्का हल्का सा धुआं भी फैला हुआ था। तब रचित ने कहा, अरे बरसात के दिन है और ठंडा इलाका है तो हल्की हल्की धुंध है और कुछ नहीं, और हो सकता है किसी ने आसपास कुछ आग जलाई हो। हमने भी यही सोचा और फिर उस जगह को देखने लग गए। मौसम काफ़ी सुहाना था। हमारी पार्टी के लिए हम खाने पीने का सामान और कुछ ठंडी बियर साथ लाए थे। हम तीनों के साथ रचित के कुछ और दोस्त भी थे जो उसके गांव के ही उसके पड़ोसी थे। हम तीनों ने टेंट लगाया और बाकी लोग खाना पकाने और बाकी काम में लग गए। लेकिन तालाब को देखकर हर्ष और मुझसे रहा नहीं गया। शहर में रहने की वजह से ऐसे तालाब और नदी के पास जाने का मौका कम ही मिलता है और चांदनी रात और मौसम इतना सुहाना था कि हम दोनों उस तालाब में उतर गए। कुछ देर तालाब में डुबकियां लगाने के बाद मैंने महसूस किया कि मेरे चेहरे और बदन पर किसी तरह के बाल चिपक गए हैं। मैंने एक बार सर को हाथ लगाकर देखा, सोचा कहीं ये मेरे बाल तो नहीं जो झड़ रहे हों। लेकिन जब हर्ष की ओर नजर गई तो देखा कि उसके भी चेहरे और बदन पर बाल चिपके हुए थे। कुछ बाल तो उसके मुंह और नाक में भी चले गए थे। मैं अपने चेहरे और शरीर से उन बालों को साफ कर रहा था तो हर्ष भी बाल साफ करते हुए मुंह में गए बालों को थूक रहा था। जब ये बार बार होने लगा तो हमें काफी अजीब और घिनौना लगने लगा तो हम तालाब से बाहर आ गए। अभी भी हमारे शरीर पर कुछ बाल चिपके हुए थे। वो सब तरह के बाल थे, छोटे बड़े, काले सफेद। हमने किसी तरह खुद को साफ किया। ऊपर आसमान में बादल आने लगे थे जिनमें चांद आंख मिचौली कर रहा था। दूर कहीं बारिश गिरती हुई दिखाई दे रही थी।
वैसे वो माहौल कैंपिंग और पार्टी के लिए काफ़ी अच्छा था। सुहाना मौसम और तालाब, और क्या चाहिए था। फिर हम दोनों टेंट लगाने में लग गए। तभी हमने पाया कि टेंट लगाने के लिए 3 डंडियां कम है। मैं लोहे की रॉड को ठोक रहा था और हर्ष डंडियां लाने के लिए कुछ दूर चला गया था। अब प्लान ऐसा था कि हमें 9 बजे तक खाना तैयार कर लेना था और फिर 1-2 बजे तक वहां रुककर और पार्टी करने के बाद हम वापस चले जाएंगे। हम सभी अपना अपना काम कर रहे थे। सभी दोस्त आपस में बात कर रहे थे और हंस रहे थे। झिंगुरों की और जंगली पंछियों की आवाजें माहौल में कुछ डर पैदा कर रही थी, पर सभी साथ थे तो किसी को डर महसूस ही नहीं हुआ। कभी कुछ कौवों की आवाजें भी आ रही थी और उन सबके बीच में एक आवाज सुनाई दी जो बारीक थी लेकिन आसानी से सुनी जा सकती थी, जो माहौल को रहस्यमय बना रही थी। उस मौसम को निहारने में मैं अपना होश खो बैठा था। तभी मुझे ध्यान आया कि हर्ष को गए हुए काफी देर हो चुकी थी और वो अभी तक वापस नहीं आया था। मेरा ध्यान बार बार ऊपर बादलों की तरफ जा रहा था। मैंने रचित को बताया भी कि हर्ष अभी तक वापस नहीं आया है। बोला था कि टेंट लगाने के लिए लकड़ियां लेकर आता हूं। रचित उस वक्त खाना बनाने में लगा हुआ था। उसने मेरी तरफ बिना देखे ही कहा, अरे यहीं कहीं गया होगा, तो उसको फोन करके देखना। तब मेरे दिमाग की बत्ती जली। मैं जल्दी से अपने सामान की तरफ गया और बैग से अपना मोबाइल निकाला और उसे फोन किया। रिंग पर रिंग जा रही थी, पर हर्ष ने फोन नहीं उठाया। मैंने उसको 3 से 4 बार कॉल किया, पर उसने एक बार भी फोन नहीं उठाया। मुझे उल्लुओं की आवाजें सुनाई दे रही थी, जो वहां का माहौल डरावना बना रही थी। वहां का माहौल एक अजीब सी खामोशी में गर्क था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, हर्ष को ढूंढने जाऊं या यहीं रहकर उसका इंतजार करूं, क्योंकि अब अंधेरा भरने लगा था। मैंने रचित को कहा कि हर्ष फोन नहीं उठा रहा। रचित ने आसानी से जवाब दिया, अरे उसके हाथ में कोई सामान होगा, तो इंतजार करना, वो आ जाएगा। रचित ने यह बहुत आसानी से कहा, पर मुझे वहां का माहौल ठीक नहीं लगा और कुछ घबराहट होने लगी थी। तो मैंने वहां से उठकर खड़े होकर कहा, हाँ शायद, पर मैं तसल्ली के लिए आसपास देखकर आता हूं। वो जिस तरफ जिस दिशा में गया, मैं उसी दिशा में आगे बढ़ने लगा था। वो बहुत ही घना इलाका था। मुझे भूत प्रेत न तो इन सब पर विश्वास था, ना ही इन सब से डर लगता था। मुझे डर था तो जंगली जानवरों का। पता नहीं ये इलाका कैसा है, यहाँ पर कोई इंसान है भी या नहीं। ये सब सोचते हुए ही मैं वहाँ की झाड़ियों में से आगे की तरफ चलते जा रहा था। आसपास से जानवरों की और कीड़ों की आवाजें आ रही थी। वहाँ के माहौल में अंधेरी काली स्याही फैलती जा रही थी। हवाएं भी अब पहले से ज़्यादा तेजी से बहने लगी थी। रात के अंधेरे में पलने वाले साए अपनी मौजूदगी का एहसास करा रहे थे। मेरे दिमाग में डर था और मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था। कदम दर कदम आगे की ओर बढ़े जा रहा था, पर दिमाग को ना रास्ते का पता था ना उस जगह का। मैं हर्ष को ढूंढते हुए सब लोगों से काफी दूर आ चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उस जगह से सम्मोहित होकर बस चलते जा रहा हूं। जब होश आया तो देखा कि आसपास सब कुछ अंधेरे में डूब चुका था। मैंने खुद से ही कहा, अबे ये कहाँ आ गया मैं? मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हुआ? मैंने झट से अपना मोबाइल निकाला और उसकी फ्लैशलाइट को ऑन करके आसपास देखने लगा और खुद को शांत करने लगा। उस जगह को देखकर एक तरह का डर मेरे मन में उभरने लगा था। मैंने जल्दी जल्दी में एक बार फिर हर्ष को फोन लगाया। फिर से रिंग जा रही थी। जब मैं उसका फोन उठाने का इंतजार कर रहा था तो मैंने देखा कि कहीं दूर एक रोशनी चमक रही है।
मैंने झट से फोन काट दिया और तब वो रोशनी भी अचानक से बंद हो गई। मैंने फिर एक बार उसको फोन लगाया तो वो रोशनी फिर से जलने लगी। मतलब ये कमीना या तो वही है या फिर उसका मोबाइल वहां गिर गया है। मैं जल्दी से उस रोशनी की तरफ गया और देखा कि नीचे झाड़ियों में एक मोबाइल गिरा हुआ था। मैंने फोन उठाया और अपनी जेब में डाल दिया। फिर मैंने आसपास फ्लैश लाइट को मारते हुए नजर घुमाई। वहां कुछ भी नहीं था। मैंने उसे 3-4 बार आवाज लगाई, हर्ष, अरे हर्ष, लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। शायद इस बदमाश को यह भी पता नहीं होगा कि उसका मोबाइल यहाँ गिर गया है और अब या तो शायद वो सब लोगों के पास वापस चला गया होगा या शायद कहीं रास्ता भटक गया होगा। ये सोचने के बाद मैं अपने दोस्तों के पास वापस जाने लगा। मैं कुछ कदम चला ही था कि मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो किसी तरह की घू घू की आवाज थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा और सामने देखकर हैरान रह गया। मुझे कुछ ही दूरी पर एक दीवार दिखाई दी और हर्ष उसी दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ था। हो ना हो ये उसी की आवाज थी। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा और मैं सोचने लगा कि आगे क्या करना है। शायद हर्ष उस माहौल का फायदा उठाकर मुझे डराना चाहता था। मुझे इस हाल में देखकर जानबूझकर उसने ये नाटक किया होगा। लेकिन मेरे मन में एक सवाल था जो मुझे मेरी जगह पर रोक रहा था और वो ये था कि ये दीवार यहाँ कहाँ से आ गई थी। कुछ पल पहले तो यहाँ कुछ भी नहीं था। मैंने वहां से एक छोटा सा पत्थर उठाया और मैंने हर्ष की तरफ उस पत्थर को मारते हुए कहा, हर्ष, हर्ष नाटक मत कर यार, चल वहां, सब तेरा इंतजार कर रहे हैं। वो अब और जोर से घूंघू की आवाज करने लगा। मैं एक हाथ में मोबाइल पकड़कर उसकी ओर बढ़ा। फ्लैश लाइट को छोड़ दे तो आसपास सब तरफ अंधेरा ही था। मैंने हर्ष के पास जाते हुए उसकी ओर हाथ बढ़ाया ही था। छूना मत मुझे, वरना मार डालूंगी। उसकी आवाज सुनकर मैंने अपना हाथ जगह पर ही रोक लिया। अब ये क्या आफत है, हर्ष की आवाज बदली हुई थी। तभी हर्ष रोते हुए मुसमुसाते हुए अपने आप में ही कुछ बड़बड़ाने लगा। मैंने उसे बताया था कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी उसने मुझे मार दिया। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 13 बार उसने चाकू मेरे शरीर के आर पार किया। उसके सामने मैं कितना रोई, कितना गिड़गिड़ाई, लेकिन उससे मुझ पर जरा भी रहम नहीं आया। मैं तड़पती रही, उससे अपनी जान की भीख मांगती रही, पर उस हैवान ने मेरी एक न सुनी। मेरा खून पानी की तरह बह रहा था और फिर धीरे धीरे सब कुछ ठंडा पड़ता चला गया और मैं मर गई। मैं शांत खड़ा होकर उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसकी आवाज को सुनकर फिर उसे पुकारने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने फ्लैश की रोशनी उसकी पीठ पर मारी हुई थी। मैं अपनी नजर उस पर गड़ाए बिना आवाज किए एक एक पैर को उठाकर पीछे की ओर मुड़ा और जैसे ही मैंने वहां से भागने के लिए अपना सर पीछे घुमाया, वो अचानक से मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। मुझे लगा जैसे मुझे एक तेज बिजली का झटका लगा हो। सर से लेकर पांव तक पूरा बदन मेरा थरथराने लगा था। उसने झटकते हुए अपनी गर्दन को मोड़ते हुए पूछा, बताओ, मेरी क्या गलती थी? क्या मुझे जीने का हक नहीं था? क्या मैं
इंसान नहीं थी। हर्ष का वो भयानक रूप देखकर मेरी जान हलक में आ गई थी। उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी। चेहरा ऐसा नजर आ रहा था जैसे किसी मुर्दा इंसान का हो। चेहरे पर काई जमी हुई थी और चेहरा पूरा गहरा हरा दिखाई दे रहा था। मुझे ये तो समझ आ गया था कि ये हर्ष नहीं है, पर वो मेरे साथ क्या करने वाला था ये पता नहीं था। वो अपनी गर्दन को दाएं बाएं घुमाते हुए शायद मेरे जवाब का इंतजार कर रहा था। मैं सर नीचे किए चुपचाप खड़ा था। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। उसकी बात का जवाब देते हुए मेरे होठ थरथराने लगे थे। आखिरकार थूक को निगलते हुए मैंने कहा, हाँ 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 हाँ, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है। मेरी बात सुनते ही रोते रोते अचानक से वो शांत हो गया और फिर उसने अपनी गर्दन को सीधा करते हुए अपनी डरावनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरते हुए कहा, क्या तुम मरना चाहोगे? मैंने अपने पैर को उठाने की बहुत कोशिश की पर नाकाम रहा। वहां का माहौल ही ऐसा था कि जैसे मुझे किसी ने वहीं पर जकड़ लिया हो। तभी हर्ष ने एक झटके में अपने एक हाथ से मेरी गर्दन को दबोच लिया। ना मैं हिल पा रहा था और ना ही अपने आप को बचा पा रहा था। उसके हाथ के नाखून अजीब ढंग से बड़े हो चुके थे और वो अपने नाखूनों को मेरी गर्दन में गाड़े जा रहा था। मैंने पूरी ताकत से अपने जमे हुए पैरों को उठाया और वहां से भागने लगा। कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा कि जैसे मेरी आत्मा मेरा शरीर को छोड़कर कहीं चली गई हो। मेरे भागते ही वो पीछे से जोर जोर से हंसने लगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भाग रहा था। उसके हंसने की आवाज तब भी आ रही थी। दौड़ते वक्त अचानक मेरा फोन बज उठा। मैंने भागते भागते ही फोन देखा तो वो रचित का कॉल था। मैं उसे रिसीव कर पाता उससे पहले ही मोबाइल मेरे हाथ से नीचे गिर पड़ा। अंधेरे में फोन कहाँ गिरा वो भी मुझे पता नहीं चला, क्योंकि गिरते ही वो शायद बंद हो गया था। उसकी फ्लैश लाइट भी बंद हो गई थी, पर वहां रुककर फोन ढूंढने की अब मुझ में हिम्मत नहीं थी। मुझे भागते हुए ही दूर कहीं आग जलते हुए दिखाई दी। मैं बिना सोचे उस दिशा में दौड़ता चला गया। मैं दौड़ते हाँफते हुए वापस अपनी जगह पर आ पहुंचा। मेरी ये हालत देखकर सब चौंक गए थे। मुझे देख वो जल्दी जल्दी से मेरे पास आ गए और मुझसे पूछताछ करने लगे कि क्या हुआ। मैं पूरी तरह से पसीने से तरबतर हो चुका था और इतनी बुरी तरह से हाँफ रहा था कि मुझसे बोला तक नहीं जा रहा था। डर के मारे मेरा शरीर तक ठंडा पड़ चुका था। कुछ देर शांत होने के बाद मैंने उन लोगों को वो सब बताना शुरू किया जो कुछ मुझ पर बीता था, जो मैंने देखा और जो मैंने महसूस किया था। वो सब कुछ मैंने उन्हें एक एक करके एक क्रम में बताया। ऐसे लगा कि वो मरा हुआ है, जैसे कोई लाश थी वो। मेरी बातें सुनकर सभी हैरान थे, लेकिन वो वक्त वहां से जाने का नहीं था, हर्ष को ढूंढकर वापस लाने का था। हम सब ने थोड़ा सोचकर उस जगह वापस जाने का डिसीजन लिया। अब हम 7 लोग वहां थे। हम सभी ने हमारी पास की बैटरियां ले ली और वहीं पड़ी लकड़ियां लेकर उस जगह के लिए निकल पड़े। थोड़ा अंदर चलकर पार करने के बाद अचानक से आसपास का माहौल बदल गया। हम सब ने उस बात को महसूस भी किया। कुछ दूर आगे जाने के बाद मैंने उन्हें वो जगह दिखाई जहां मैंने हर्ष को अजीब सी हालत में देखा था, लेकिन उस वक्त वहां और कोई भी नहीं था। ना हर्ष था और ना ही वो दीवार वहां थी। मैंने फिर से उन सबको समझाया कि मैंने यहीं पर हर्ष को देखा था और यहीं पर मुझे उसका पड़ा हुआ मोबाइल भी मिला था। वो बात याद आते ही मैंने अपनी जेबों को चेक किया, लेकिन हर्ष का मोबाइल मेरी जेब से कहीं गिर गया था, तो मैं भी अपना मोबाइल ढूंढने लगा।
कुछ देर तलाश करने के बाद मेरा मोबाइल मिल गया। मैंने जल्दी से अपने मोबाइल का स्विच ऑन किया और हर्ष को फ़ोन किया। इस बार मुझे तालाब के पास लाइट जलती बुझती हुई दिखाई दी। मैंने उस तरफ इशारा किया और कहा, वो देखो, हर्ष का मोबाइल है। जब हम उस जगह पर पहुंचे तो वो हर्ष का मोबाइल ही था। हर्ष का मोबाइल मिलने के बाद हम सभी ने हर्ष की तलाश शुरू कर दी। तब हमने तालाब से आवाज़ आती हुई सुनी। वो आवाज़ ऐसी थी जैसे पानी में कोई डूब रहा हो। हम सब उस आवाज़ की ओर भागे और तालाब के किनारे पहुंच गए। हमने देखा कि हर्ष पानी में डूब रहा था और अपने आप को बचाने के लिए छटपटा रहा था। हम में से 2 लोग उसे बचाने के लिए आगे बढ़ने लगे, लेकिन मैंने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया और कहा, आगे मत जाओ, पानी शांत है और हर्ष तैरना जानता है। मेरी बात सुनने के बाद रचित और उसके दोस्त हैरान हो गए और मुझे देखने लगे। अब हर कोई पहले से ज़्यादा आश्वस्त हो गया था कि इस जगह में कुछ तो अजीब है। हम सब एक ही तरफ खड़े थे और हर्ष को देख रहे थे। हर्ष का छटपटाना तुरंत बंद हो गया और फिर उसने हमें देखा और हंसते हुए पानी में डूब गया। पानी के नीचे से हवा के बुलबुले सतह पर आ रहे थे। हम सब आपस में यही बातें कर रहे थे कि अब आगे क्या करना है। कुछ ही पलों में हर्ष का शरीर किसी लाश की तरह तैरता हुआ पानी की सतह पर आ गया। उसका शरीर पानी में उल्टा था। पानी के साथ साथ उसका शरीर भी लहरा रहा था। अब हम में से कोई भी आगे बढ़ना नहीं चाहता था। हम सभी किसी तरह की हलचल का इंतजार कर रहे थे। हर्ष का शरीर फिर लहरों के साथ अपने आप ही हिलकोरे लेते हुए किनारे तक आ पहुंचा। तब हम सभी ने सोचा कि हम हर्ष को एक साथ पकड़कर किसी चीज से बांधकर अस्पताल लेकर जाएंगे। हम में से 4 लोग उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़े तो बाकी लोग उसे रस्सी से बांधने के लिए तैयार खड़े थे। रचित और उसके दोस्तों ने उसे उठाने के लिए हर्ष के हाथ पकड़ लिए, लेकिन मुझे अभी भी विश्वास नहीं हुआ। मैंने हल्के से हर्ष के बाल पकड़े और उसका चेहरा पानी से उठाया। उसका चेहरा अब भी वैसा ही था जैसे मैंने पहले देखा था। फिर अचानक उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद पड़ चुकी थी। मेरा कलेजा धक से रह गया। वो देख उन लोगों ने भी हर्ष के हाथ छोड़ दिए। मैं कुछ करता इससे पहले हर्ष ने फिर से मेरी गर्दन को जकड़ लिया। उस समय वो अजीब तरह से हंस रहा था। मेरे सभी दोस्त हर्ष को पकड़ने के लिए आगे बढ़े। फिर हर्ष ने मुझे जोर का धक्का देकर पीछे धकेल दिया। वह जल्दी से तालाब की सतह पर दौड़ता हुआ तालाब के दूसरी ओर भाग गया। हम सब किसी पुतले की तरह खड़े थे और सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आओ मेरे पास, बचा लो मुझे। उसकी वो अजीब ढंग से हंसने की आवाज माहौल में गूंज रही थी। वो कुछ पल में ही तालाब के एक किनारे से दूसरे किनारे चला गया था। तब रचित के दोस्त ने कहा कि लगता है इसे किसी प्रेत आत्मा ने पकड़ लिया है और वो कोई साधारण प्रेत नहीं है। देखो, इसमें हमारी जान भी जा सकती है। तो सही ये होगा कि हमें उसे पकड़ने के लिए और लोगों को भी लाना होगा। मुझे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि अब आगे क्या करना है। हम सभी दौड़ते हुए अपने सामान की तरफ चले गए और हम अपनी अपनी गाड़ियों पर बैठकर आसपास किसी गांव, किसी बस्ती को ढूंढना शुरू कर दिए। कुछ देर खोजबीन करने के बाद हमने कहीं एक गांव देखा। हमने वहां जाकर लोगों को अपने साथ घटित हुई घटनाओं के बारे में बताया। एक एक कर वहां बहुत सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और उनमें से कुछ गांव वाले हमारे साथ वहां चलने को राजी भी हो गए थे। अब हम सभी अपनी अपनी पार्टी की जगह पर वापस पहुंच गए। गांव वाले भी अपनी अपनी गाड़ियां लेकर हमारे पीछे आ रहे थे। हमने वहां आकर देखा
तो वहां का सारा सामान बिखरा पड़ा था। बियर की बोतलें टूटी हुई थी, बैग्स को फाड़ा गया था और गोश्त वहां से गायब था। हम जानते थे ये जरूर किसी प्रेतात्मा का काम है। हमने हमारे साथ के सब लोगों को हर्ष की तस्वीर दिखाई। उस वक्त हमें दूर कहीं से हंसने की आवाज आ रही थी। हमें वो आवाज कभी दाएं से सुनाई देती तो कभी बाएं से, तो इसलिए हम लोगों ने आपस में 3 गुट बनाए और फिर हम सभी अलग अलग 3 दिशाओं में हर्ष को ढूंढने निकल पड़े। मैं और रचित कुछ लोगों को अपने साथ लेकर उसी जगह पर पहुंच गए थे जहां सबसे पहले मैंने हर्ष को देखा था। वहां पहुंचते ही मैंने गांव वालों को बताया कि यहीं पर मैंने हर्ष को एक दीवार के पास खड़ा देखा था। उस वक्त हमारे साथ एक बुजुर्ग आदमी थे। उन्होंने उस जगह को ध्यान से देखते हुए कहा, ये तो पुराना शमशान घाट है। उनकी बात सुनकर मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो गए थे। उन्होंने आगे बताया कि यहाँ पहले गांव हुआ करता था, लेकिन सालों पहले गांव उजड़ गया था और लोग बाग यहाँ से चले गए थे और यहाँ के लोग आसपास के इलाकों में रहने चले गए। इस जगह पर उसी गांव का शमशान घाट था। यहीं पर लोगों का अंतिम संस्कार किया जाता था। तुम्हारे दोस्त को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा, वरना आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। और फिर हम सभी हर्ष को ढूंढने में लग गए। हर्ष को ढूंढने में हमें 3 से 4 बज चुके थे, पर हर्ष का कहीं पर भी अता पता नहीं था। कोई आवाज, कोई निशान नहीं। हम सब निराश हो चुके थे। और फिर एक जोर की चीख उस शांत माहौल को चीरती हुई आसमान में गूंजने लगी। उसे सुनकर हम सभी थोड़े सहम गए, पर मैंने उन सब से कहा, ये हर्ष की आवाज है। सभी लोग उस आवाज की दिशा में भागने लगे। देखा तो हर्ष वहीं पर बैठा हुआ था जहां उसे मैंने पहली बार देखा था, और वो किसी चीज को नोच नोच कर खा रहा था। उसी के साथ उसका बदन झूल रहा था। उसका वो भयानक रूप सभी की नजरों के सामने था। हर्ष के मिल जाने के बाद सभी लोगों ने आपस में बात करके ये तय किया कि उसे पकड़ने के लिए हम सभी उसके चारों ओर घेरा बना देंगे। हम सभी ने अपनी अपनी टॉर्च बंद कर ली और फिर धीरे धीरे बिना आवाज किए हम सभी ने उसके चारों ओर घेरा बना दिया। इसके बाद हम सभी ने एक दूसरे को हाथ से इशारा किया और हम सभी ने अपनी अपनी टॉर्च ऑन कर ली। लेकिन लाइट्स ऑन करने के बाद भी हर्ष का किसी पर ध्यान नहीं था। उस वक्त की उसकी हालत देख मुझे तो उल्टी जैसा हुआ। हर्ष अपने ही हाथ और पैर का मांस नोच नोच कर खा रहा था। उसकी आंखों में चेहरे पर दर्द था, लेकिन फिर भी वो बेरहमी से खुद को नोच रहा था। सब तरफ खून ही खून फैला हुआ था। लोगों ने हर्ष को पकड़ते हुए उसके हाथ पांव को बांध दिया ताकि वो अपने आप को खा ना सके, पर अब वो किसी का विरोध नहीं कर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर की प्रेतात्मा ने अपना काम को अंजाम दे दिया था। अब वो बस खून से सने होठों से मुस्कुराते हुए बार बार अपने गर्दन को झटक रहा था। कुछ ही देर में सभी लोग वहां जमा हो गए। उनके बीच से एक आदमी आगे निकलकर आया। उसने एक नज़र उस बुजुर्ग आदमी को देखा। शायद वो उनसे पूछ रहा था कि अब आगे क्या करना है। उस बुजुर्ग आदमी ने आंखें बंद करके अपना सर हिलाकर उसे किसी बात का इशारा किया। इशारे को समझकर उस आदमी ने आगे आकर हर्ष के माथे पर भभूत मल दी। भभूत लगाते ही हर्ष ने एक आखिरी गहरी सांस ली और बेजान सा नीचे गिर पड़ा। उस आदमी ने फिर उसकी नब्ज को चेक किया। उसकी नब्ज बंद थी। उसकी सांसें थम चुकी थी।
आंखों की नसें लाल लाल खून से भरी हुई और फूली हुई थी। आंखों में खून उतर चुका था और शरीर की और हाथों की नसें भी नीली और हरी नजर आ रही थी। नाखून तक काले नीले पड़ चुके थे। वो पूरा किसी मुर्दा लाश की तरह पथरीला लग रहा था। उस आदमी ने हर्ष की आंखों को, नाखूनों को, नसों को बारीकी से देखते हुए कहा, ये तो कब का मर चुका है। तभी अचानक से हर्ष का शरीर जोर जोर से छटपटाने लगा, ऐसे जैसे शौक लगने पर कोई छटपटाता है। वो देख हम सब दंग रह गए और थोड़ा पीछे हट गए। उसके साथ ही उस आदमी ने भी अपनी आंखें बंद कर ली और उसके बाद वो भी जोर जोर से थरथराने लगा। उन दोनों घटनाओं के साथ पेड़ पर बैठे कौवे भी फड़फड़ाते हुए आवाज करने लगे। उस बुजुर्ग आदमी ने हमें बस शांत खड़े रहने का इशारा किया। कुछ 2-4 मिनट बाद उन दोनों के शरीर शांत हो गए। हर्ष का शरीर भी एकदम से सामान्य सा पड़ गया था। मुझे लगा कि शायद उस आदमी ने हमसे झूठ कहा है और हर्ष अब भी जिंदा है। इसके बाद हर्ष के शरीर में कुछ बदलाव भी होने लगे। अब वो किसी साधारण इंसान जैसा नजर आने लगा था। तब उस आदमी ने फिर से उसकी जांच करते हुए कहा, अब डरने की बात नहीं है। इसके शरीर में कई सारी प्रेतात्माओं ने घर कर लिया था और अब वो सभी एक एक करके उसके शरीर को छोड़कर चली गई है। देखो, एक बात को समझ लो, इसकी मौत का कोई भी जिम्मेदार नहीं है। इसकी मौत भले ही एक हादसा थी, लेकिन शायद इसकी मौत यहीं पर लिखी थी। मौत से कोई नहीं बचता। जिसकी मौत जहां लिखी हो उसे उसी जगह पर जाकर अपनी आखिरी सांस लेनी होती है। बस मौत कैसी होगी ये हमारे हाथ में नहीं होता। अफसोस इस बात का है कि इसे एक ऐसी दर्दनाक मौत मिली। हर्ष की हालत देख रचित मेरे गले लगकर रोने लगा। मैं भी किसी पुतले की तरह खड़े होकर रो रहा था। हर्ष की लाश अकड़ी हुई थी। उसकी पथराई हुई आंखें ऊपर आसमान की तरफ टकटकी लगाए देख रही थी। वहां की हवाएं जोर जोर से चीखते हुए हर्ष की मौत की कहानी बयां कर रही थी। वो शोर चीखती हवाओं का था जो वहां के पेड़ों और झाड़ियों से रेंग कर गुजर रही थी। उस मनहूस जंगल के अंदर पनपने वाले काले सायों ने अपना काम कर दिया था और अब सब कुछ पहले जैसा ही शांत हो गया था। दोस्तों, इसके बाद पुलिस वहां आई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अंत में उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यही लिखा कि हर्ष की मौत हादसा थी जो पानी में डूबने और जंगली जानवरों की वजह से हुई थी। आज तक मैं इस हादसे से उबर नहीं पाया हूं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।